सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। ज्योतिष विद्या के उन सभी दर्शकों को बहुत ध्यान पूर्वक यह वीडियो देखना चाहिए। कैसे नवांश चक्र में जीवन बदल जाता है। जन्म कुंडली जीवन का प्रथम अंश है। नवांश कुंडली जीवन की द्वितीय तरंग है। जो ग्रह जन्म कुंडली में आपके विपरीत होते हैं, वही ग्रह यदि नवमांश चक्र में विपरीत हो जाए, उल्टे हो जाए, तो सारी जिंदगी उल्टी हो जाती है। और जो ग्रह जन्म कुंडली में विपरीत हैं, नवांश चक्र में अनुकूल हो जाए, तो मनुष्य का जीवन अंत में सफल हो जाता है। यूं कहिए कि जन्म कुंडली जीवन का प्रथम चरण दर्शाता है। जन्म कुंडली का विशेष यह सूत्र और नवांश चक्र जीवन का द्वितीय भाग 23 से 32 वर्ष दर्शाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अचानक धनवान हो जाता है और कोई कोई व्यक्ति अचानक निर्धन हो जाता है। यही भाग्य का खेल है। और इस भाग्य के खेल को जानने के लिए जिनके अंदर उत्साह है, वह ज्योतिष की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु धीरे धीरे ज्योतिषी बन जाते हैं। तो ज्योतिष के इस बहुत रहस्यमयी चक्र की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। एक ऐसी कुंडली जिसके बारे में हम जानते भी हैं और समझते भी हैं। आपको समझाने का प्रयास करेंगे किस तरह से जीवन का चक्र बदलता है। फिर बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी 12 घरों में क्या प्रतिफल देता है। तो चलिए हम इस जन्म कुंडली में देखते हैं कैसे विपरीत परिणाम होता है। आप ध्यान पूर्वक देखिए। ये कुंभ लग्न की कुंडली है। तत्काल नवमांश चक्र में देखिए, ये वृष लग्न आ गया नवमांश में। अब जो कुंडली में ग्रह लग्न है, उसका ठीक द्वितीय भाग अलग हो गया। अब हम सबसे पहले यहां लग्न की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में देखिए लग्न कुंभ है। कुंभ लग्न का स्वामी कौन है? शनि है। अब ये लग्नेश नवमांश चक्र में हमें देखना होगा कहां पर बैठा है। तो आप नवमांश चक्र में आइए और लग्न के स्वामी को देखिए किस अंश में बैठा है, कहां पर बैठा हुआ है। जब हम नवमांश चक्र में आते हैं तो देखा कि लग्न का स्वामी सप्तमांश सप्तम जायांश में बैठा हुआ है। इसका प्रतीक क्या हुआ? जातक के लग्न में राहु बैठा हुआ है। जन्म से जातक को दरिद्र, गरीबी इत्यादि झेलनी पड़ी। जातक के 3 काल यहां पर दर्शाते हैं। 11, 12, कितने हो गए? 23 और ये 24। इस जातक की जन्म कुंडली में 24 साल तक पाप ग्रहों का प्रभाव रहा। परंतु द्वितीय चरण में आकर के ठीक 24 वर्ष के बाद देखिए दूसरे भाग में नवमांश में इस जातक का विवाह होने के बाद भाग्योदय होता है। यानी जन्म कुंडली से नवमांश चक्र में जाएं तो जायांश में यानी पत्नी के भाव में बैठे हुए शनिदेव इस जातक का भाग्योदय कर देते हैं। बुद्धिमानी आ जाती है अचानक, धन आ जाता है अचानक। तो आपको स्पष्ट हो गया कि लग्न से यहां तक गिनने में 24 आया। 24 वर्ष तक बड़ी संघर्षमयी जिंदगी रही इस व्यक्ति की। हाँ, ये बात अलग की है कि यहां से पत्नी के कलर का पता चलता है। क्योंकि शनि श्याम वर्ण है, थोड़ा काला कह लें तो बुरा नहीं होगा। बुध की वजह से श्याम वर्ण, शनि की वजह से काला, मंगल की दृष्टि पड़ने से मिक्स। अब इसकी व्यक्ति की पत्नी श्याम वर्ण है, बुद्धिमान है, सुख समृद्धि देने वाली है। जातक का भाग्योदय तुरंत ही नवमांश चक्र में पत्नी के आने के बाद हो गया। ये बात हो गई। धन की चर्चा करेंगे।
जन्म कुंडली में धन का स्वामी कहां बैठा हुआ है? आप देखें, बृहस्पति तुला में बैठा हुआ है, अर्थात इस व्यक्ति को वाणी वाचस्पति बनाती है। माँ भगवती सरस्वती की कृपा से वाणी का स्वामी बृहस्पति धन वैभव संपन्नता देने का मुख्य स्रोत कौन सा बनाता है? जातक एक ज्योतिषी है, जातक एक प्रवक्ता है, स्पिरिचुअल जो स्पीकर है। अब स्पिरिचुअलिटी इसकी यहां से देखने में आती है। अब ये भाग्य भाव में, जन्म कुंडली में देखा जाए तो भाग्य भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जातक को प्रथम चरण में भाग्योदय करता है वाणी के द्वारा। अब यहां का धन का स्वामी नवमांश चक्र में देखेंगे कहां गया। देखने से पता लगा कि जातक के जीवन में जो धन का स्वामी है वो चला गया शत्रुवांश में, रोगांश में। जो यहां भाग्य में है वही यहां रोगांश में आ गया। अब इस व्यक्ति को द्वितीय चरण में रोगों ने घेरा, लीवर की प्रॉब्लम, कोई विशेष रूप से तकलीफ इसको हुई। और जो जातक के मित्र थे वही जातक के विरोधी हो गए। इस जातक ने कई लोगों को ज्योतिष का ज्ञान, पांडित्य का ज्ञान, धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया, और वही जितने थे यहां पर आकर के शत्रुवांश में बैठ करके वही लोग इसके शत्रु बन गए द्वितीय अवस्था में। अब इससे क्या पता लगा आपको कि जो प्रथम भाग में बृहस्पति सहयोग देता था वही बृहस्पति यहां आकर के रोगांश में बैठ गया। तो रोग, ऋण और शत्रु तीनों उत्पन्न हो गए। बिल्कुल सटीक बात है ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम तृतीय की बात कर लेते हैं। तृतीय भाव बल, पराक्रम, पुरुषार्थ, शक्ति, भाई बंधुओं का घर है, मित्रों का घर है। अब तृतीय भाव का स्वामी यहां देखने पर पता लगता है कि मंगल पंचम में बैठा हुआ है। यहां पर मंगल होना संतान पक्ष को कष्ट देता है। संतान पक्ष से इस व्यक्ति को सुख नहीं होता। क्या ये हमेशा नहीं रहेगा सुख? यहां विचार करना है। कब तक नहीं रहेगा? पता लगा प्रथम चरण में मंगल, जीवन के प्रथम चरण में मंगल ने पुत्र संतान के सुख में बाधा पहुंचाई। मतलब बच्चे में क्रोध, मूर्खता और कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं। अब वहां से हम नवमांश में आ जाते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, मंगल कहां बैठ गया? पराक्रमेश कहां बैठ गया? लग्नांश में बैठ गया। इसको लग्नांश कहते हैं नवांश में। जब लग्नांश में बैठ गया तो द्वितीय अवस्था में पुत्र ही के माध्यम से जातक को सहयोग मिलने लग गया। यानी पुत्र कर्मशील, पुत्र के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह नवांश में हमें देखना है। पुनः आ जाते हैं हम चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र पर। ध्यान पूर्वक देखिए, प्रथम भाव में जातक के स्त्रियों के प्रति बड़ा आकर्षण रहा। बेशक जातक को स्त्रियों से नुकसान रहा। क्या नवमांश में भी ये होगा? देखने से पता लगता है कि नवमांश में स्त्री भाग्यांश में आ गई। यानी इस व्यक्ति का भाग्य बदलने के लिए स्त्री पक्ष सहयोग देने वाला है। इसका भाग्य बदलने में स्त्री पक्ष सहयोग देगा। अब यहां राहु सूर्य बैठे हुए हैं तो क्या करते हैं कि मतभेद दे देते हैं स्त्रियों से। तो प्रथम चरण में स्त्रियों का प्रेमी, द्वितीय चरण में स्त्रियों से कष्ट और स्त्री के माध्यम से ही भाग्योदय, परंतु स्त्रियों से इसकी बनती नहीं है। यह हो गया सुख का भाव
का स्वामी शुक्र भाग्यांश में बैठ गया। इसी तरह से पंचम भाव का स्वामी हम देखें जो बुध है, यहां शुभ बैठा है। वहीं पर सप्तम भाव में आकर देखें बुध शनि के साथ बैठ गए जायांश में। क्या करते हैं, प्रथम भाव में होने पर बुध ने भोगी बनाया, लेकिन द्वितीय चरण में, जीवन के द्वितीय चरण में इसके अंदर भोग की भावना खत्म हो गई। क्यों? शनि और बुध इकट्ठे हो जाएं तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा काम वासना कम कर देते हैं, यहां तक नपुंसकता ले आते हैं। वह सामर्थ्य, भोग सामर्थ्य नहीं रह जाता। ठीक है, चलिए हम चलते हैं छठे भाव में। छठे भाव का स्वामी यहां चंद्रमा शनि के साथ बैठे हुए, विपरीत अवस्था बन रही, विष योग बन रहा है। ये विष योग क्या नवांश चक्र में देखने पर बनता है? जस्ट वहां से आए, चंद्रमा को देखा, चंद्रमा सुखांश में बैठ गया। प्रथम अवस्था में जातक का विष योग था, लेकिन नवमांश चक्र में विष योग समाप्त हो गया। हाँ, शनि की दृष्टि फिर भी पड़ती है, तो आंशिक तौर से द्वितीय अवस्था में भी शनि पर इकट्ठे नहीं है, दृष्टि है, तो दृष्टि से विष योग इतना प्रबल नहीं होता, तो यहां विष योग खत्म हो गया। चंद्रमा सुख सुविधाएं, घर द्वार इत्यादि सबकी व्यवस्था अच्छी बनाते हैं द्वितीय भाव में, और ऐसा है। अब हम देखते हैं यहां का भाव जो आपको मैं बता रहा हूं, इस जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी तृतीय में बैठा हुआ। भाई बंधुओं के लिए इस व्यक्ति ने बहुत क्रियाएं, बहुत अच्छी त्याग तपस्या करके भाई बंधुओं को आगे बढ़ाया, संबंधियों को आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ विष योग के कारण जातक का अनुशासन सिद्धांत ऐसा रहा कि जातक से सभी थोड़ा थोड़ा भयभीत रहते रहे, परंतु द्वितीय अवस्था में वो सब जातक से एक किनारा करने लग गए। ठीक है, फिर भी जातक अकेला रह गया। यहां पर देखिए ध्यानपूर्वक, शनि के अलावा कोई नहीं देखता, मंगल देखता है, शनि देखते हैं। इस अवस्था में जातक के साथ केवल पुत्र और पत्नी, ये दो ही सहयोग देने वाले बने। बाकी यहां बहुत लोग थे, बृहस्पति देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए तो बृहस्पति की दृष्टि भी है, और यहाँ के स्वामी मंगल 3 ग्रहों के साथ बैठे हैं, यानी बहुत लोगों का संगठन रहा और यहाँ संगठन टूट गया। अब हम सप्तम भाव के स्वामी, क्योंकि सप्तम भाव में यहाँ के स्वामी सूर्य हैं, लग्नांश लग्न के भाव के स्वामी सूर्य को हम देखते हैं, तो यहाँ आकर भाग्यांश में बैठ गए। यानी इस व्यक्ति के अंदर अनुशासनशीलता कम नहीं हुई, पत्नी के कारण यहां पुनः भाग्योदय होता है। ठीक, सूर्य ने भी बताया, नवमांश में आकर भाग्यांश में सूर्य बैठ गए, तो प्रखर प्रज्वलित प्रदीप्त अवस्था में ज्ञान आज भी वैसे का वैसा टिका हुआ है। चलिए, अष्टम भाव का स्वामी बुध कहां बैठा हुआ है? अष्टम भाव का स्वामी बुध यहां पंचम में बैठा हुआ है। पंचम में बैठा बुध ठीक है, प्रतिफल अच्छा देता है, लेकिन अष्टमेश होने के कारण नुकसान भी देता है। कैसे? ब्लड इन्फेक्शन, शुगर, पेट की पीड़ा। पुनः वहां का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी नवमांश चक्र में देखने पर पता लगा सप्तम भाव में बैठा हुआ है। लिहाजा द्वितीय अवस्था में, जीवन की द्वितीय अवस्था में बौद्धिक स्तर अच्छा मजबूत देता है, और ऐसा है। पुनः हम चलते हैं नवम भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी, जो कि जन्म कुंडली में छठे घर में बैठे हुए हैं। छठे घर में बैठा हुआ शुक्र प्रथम अवस्था में बहुत शत्रु पक्ष प्रबल रहा, स्त्री शत्रु प्रबल रहा, षड्यंत्रों का शिकार बनाया, अपनों ने कई षड्यंत्रों का शिकार बनाया। लेकिन क्या शुक्र नवमांश चक्र में आकर के षड्यंत्र करेगा? पुनः यहां आकर देखें तो भाग्यांश में बैठ गया, लिहाजा यहां पर षड्यंत्रों से यह व्यक्ति निकल गया, कई षड्यंत्रों से। अब हमने चर्चा कर ली लग्नेश की, हमने चर्चा कर ली द्वादशेश की, क्योंकि सभी ग्रहों की चर्चा कर ली ना हमने। रह गए राहु। यहां पर बैठ करके राहु लग्न में
जातक को 24 साल तक परेशानी दे रहे थे, तो यहां पर आकर क्या करते हैं, राहु यहां पर सूर्य को ग्रहण तो लगा ही देते हैं, यश में, कीर्ति में अपयश भर देते हैं और कलंक दे देते हैं। तो यहां पर भी देखने से पता लगा, नवमांश में आकर के जो राहु है वह आध्यात्मिक भाव से अलग करके जातक के अंदर ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, विरोध, जलन इत्यादि भर देते हैं। तो द्वितीय भाव में राहु ने आकर के जीवन के द्वितीय तरंग में, यानी कि तकरीबन 55 वर्ष की उम्र तक राहु ने इस व्यक्ति के ऊपर अपना पूरा प्रभाव जमाया हुआ है। तो अब राहु हो गए, केतु की बात कर लेते हैं। ठीक तीसरे स्थान पर केतु पराक्रमेश में है। तो अपने भाई बंधुओं से, कुटुंबियों से इतना कष्ट सहन करने के बाद यह व्यक्ति टूट सा जाता है और टूट गया। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पराक्रमेश और कर्मेश है वो आज भी द्वितीय अवस्था में जातक के लग्नांश में बैठा होकर जातक को रण में युद्ध करने की पूरी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किए हुए आज भी ये व्यक्ति टूटा नहीं। तोड़ने वालों ने बहुत तोड़ने की कोशिश की। तो ये होता है नवमांश चक्र का प्रतिफल। कैसे किसी व्यक्ति के साथ किस तरह से जन्म कुंडली अपना प्रथम चरण में प्रतिफल देती है, ठीक द्वितीय चरण में नवमांश चक्र ने कैसे कुछ बदल दिया। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जन्म कुंडली में जो ग्रह बुरा है, यदि नवमांश चक्र में वो ग्रह बुरा है तो पहले भी बुरा होगा, अंत में भी बुरा होगा। जो ग्रह जन्म कुंडली में बढ़िया है, नवमांश में खराब है, उसका जीवन अंत में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस तरह से आपको नवमांश चक्र देखना चाहिए। ये नवमांश चक्र को देखने की हमने अपनी विधा आपको बताई है। बाकी आपके अंदर ज्ञान है, पढ़ा है आपने, वो बात अलग की है। और हमने अपने स्तर से जो अनुभव लिया वो आपके सामने प्रस्तुत किया। हमने पढ़ाई नहीं किया है, हमने सिर्फ कढ़ाई किया है। उसके हिसाब से आप अपने जन्म कुंडली में देखिए कि नवमांश की स्थिति क्या आपके साथ ऐसे बीत रही है। तो विदा लेते हैं इस कुंडली में, इस वीडियो के अंतर्गत इस कुंडली की जो चर्चा की है। अगले वीडियो में हम पुनः आपको नवमांश के ऊपर ही लेकर चलेंगे, चर्चा करेंगे पराक्रमेश की स्थिति नवमांश चक्र में 12 घरों में क्या प्रतिफल देगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।